सर्कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखे अब आप स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान है आज सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी का स्वागत करते हैं शो में और पूरी रिसर्च टीम से समझेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल और उनसे जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव रिसर्च। सबसे पहले आज के बाजार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर मॉडर्ना के सीईओ की चिंता ने आज दुनिया भर के बाजारों को डरा दिया। भारतीय बाजार भी उतार चढ़ाव के बाद गिरावट पर ही बंद हुए। निफ्टी 70 अंक फिसलकर 17,000 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी बैंक 280 अंक गिरा और 35,700 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में हमने देखा करीब 200 अंकों की गिरावट रही। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा आपको बता दें जल्दी से। आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,446 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आज सामने आए हैं, लगभग 5,350 रुपए के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एडिटर्स टेक में जरा अनिल जी से समझते हैं कि बाजार ने आज इतनी अच्छी तेजी को गवाया क्यों। भारतीय बाजारों में आज बड़े एक्शन का दिन था। शुरुआत सुस्ती के साथ हुई और सुस्ती के साथ शुरुआत होने के बाद थोड़े निचले स्तरों से रिकवर होकर बाजारों ने जो रफ्तार पकड़ी वो देखने लायक थी। न सिर्फ 17,100 को पार किया, 17,200 को पार किया, 17,300 को भी पार किया और 17,325 के आसपास का हाई बनाया निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी भी लगभग 36,800 के आसपास तक पहुंचा। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक से आई तेज बिकवाली सुबह 11 बजे के आसपास। और उसकी वजह यह थी कि डाउ फ्यूचर्स तेजी से लुढ़के गए। और डाउ फ्यूचर्स के लुढ़कने की वजह यह थी कि मॉडर्ना ने कहा कि भाई वैक्सीन बनने में और ये कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इससे निपटने में थोड़ा सा वक्त लंबा लग सकता है। बस इसी ने बाजार का मूड खराब कर दिया और ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट निकला तो निफ्टी करीबन 300 साढ़े 300 पॉइंट लुढ़क गया। वापस से रिकवरी की कोशिश भी हुई उतार चढ़ाव के बीच में। फाइनली आखिरी आधा घंटा बाजार पर भारी पड़ा और बाजार 17,000 के बेहद करीब थोड़ा सा नीचे निफ्टी पर बंद होते हुए दिखे और बैंक निफ्टी पर 35,700 के आसपास की क्लोजिंग आपको नजर आई। अब वजह सबसे बड़ी ये थी कि डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 500 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे और दुनिया भर के बाजारों में भी फिर से ओमिक्रॉन को लेकर डर था। इन सब के बीच में ऊपरी स्तरों से तगड़ी मुनाफा वसूली और सेलिंग प्रेशर दिखा रही। एक वजह यह भी थी कि 16,800 से 17,300 तक की एक तरफा यात्रा हुई और 500 पॉइंट बढ़ने के बाद फिर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की मजबूत शुरुआत हुई उसके विपरीत दिन के निचले स्तरों पर जाकर बाजार बंद होते हुए दिखे। तो एफआईआईज की बिकवाली शायद आज थोड़ी फिर से देखने को मिलेगी। कल के आंकड़े बेहतर थे, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट्स हमारे बाजारों के अच्छे मूड माहौल पर भारी पड़ते हुए नजर आए। चलिए आज के खास एक्सपर्ट विकास सेठी का रुख कर लेते। विकास जी, एक बार फिर से हमने देखा अब कोरोना के नए वेरिएंट का डर बाजार पर हावी हुआ है। ग्लोबल बाजार से भी अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। बेसिकली पूरे सभी बाजारों में कोरोना के नए वेरिएंट का डर है। फिलहाल बाजार पर क्या राय रखेंगे आप, क्या सलाह देंगे कल के लिए इंट्राडे और हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू कहां पर रखी जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, जब हम सुबह आज खुले तब हम एक माइनर तेजी के साथ खुले, बट फिर घंटे डेढ़ घंटे में बाजार में बहुत जबरदस्त तेजी रिकवरी देखी जा रही थी। 17,300 के लेवल्स भी निफ्टी ने पार कर लिए और पर्टिकुलरली लेड बाय जो पिछले 2-3 दिनों से जो सेक्टर खराब कर रहे थे जैसे मेटल्स है, बैंक्स है, उनमें एक अच्छी तेजी बन रही थी। बट 11 साढ़े 11 बजे जैसे ही ये यूएस में डाउ फ्यूचर्स के 550 पॉइंट गिरावट की खबरें आने लगी मॉडर्ना के सीईओ के स्टेटमेंट के बाद, तो हमने भी पूरी जितनी बढ़त थी वो गवा दी और फाइनल जो क्लोजिंग आवर में एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई लुकिंग एट द डाउ फ्यूचर्स और उसके हिसाब से हम फिर नेगेटिव बंद हुए। और अगर हाइट से देखेंगे तो करीबन 400 पॉइंट के करीब की हमने गिरावट देखी अपने हाइट से आज। मुझे लगता है बाजार में अभी कॉशियस रहना चाहिए जिस तरह के न्यूज फ्लो है। बट अगर ये कोरोना, ये जो ओमिक्रॉन वायरस का अगर इम्पैक्ट या वो स्प्रेड अगर ज्यादा नहीं होता है और ऐसी कुछ खबरें आती है तो बाजार में एक शार्प रिकवरी भी आ सकती है। तो निम्बल फुटेड रहना है, बट अपॉर्चुनिटी मिले तो मुझे लगता है इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है ये जो वायरस है ये बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है और इससे
लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब नहीं है, हालांकि बढ़ता ये जल्दी से है, तो मुझे लगता है इस गिरावट का फायदा उठाते हुए खरीदारी करनी चाहिए इस बाजार में। बाकी मेरी जो कल की पिक रहेगी वो एक सीमेंट स्टॉक है, लुवोको विस्टास। ये निर्मा ग्रुप की सीमेंट कंपनी है जो कि आज 531 के आसपास बंद हुआ स्टॉक। ये एक भारत की 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, करीबन 22 मिलियन टन की इनकी कैपेसिटी है। ईस्टर्न इंडिया में डोमिनेंट प्लेयर है, बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पॉपुलर ब्रांड्स है। मुझे लगता है ये स्टॉक आज पॉजिटिव बंद हुआ और कल भी मुझे लगता है इस स्टॉक में अच्छी तेजी बन सकती है। तो मेरे कल के लिए इसमें टारगेट है 555 रुपए के और स्टॉप लॉस रखना है 520 रुपए का। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक है वो है एक केमिकल कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल्स, जो कि आज 412 पे बंद हुआ है स्टॉक। ये भी एक स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। हालांकि केमिकल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा और सभी स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई है। इस स्टॉक में भी 625-30 के लेवल से जो हाई टच किए थे वहां से बहुत अच्छा करेक्शन होकर ये अराउंड 412 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड करता है। बट कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कुछ एक केमिकल्स जैसे एथाइल एसीटेट, उसमें तो ये कंपनी एक डोमिनेंट 30% मार्केट शेयर एंजॉय करती है। बाकी फार्मा, एग्री, इंक्स, डाइज, पिगमेंट, इन सब सेक्टर्स के लिए केमिकल्स बनाती है। फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी और काफी अच्छे गिरावट के बाद ये स्टॉक अट्रैक्टिव लगने लगा है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। 450 के मेरे इसका पोजिशनल टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना 395 रुपए। जी, तो विकास सेठी जी की राय न्यूवोको विस्टास में इंट्राडे कॉल उन्होंने दी है, एक दिन का नजरिया और पोजिशनल व्यू के तौर पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में खरीदारी की सलाह। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करें। गोल्डमैन सैक्स ने एसबीआई पर काफी बड़ा लक्ष्य दिया है। देवांशी आशय से जरा समझते हैं। बताइए देवांशी, गोल्डमैन सैक्स का भरोसा क्यों बढ़ा है एसबीआई के लिए? बिल्कुल स्वाति, आप देखिए आज के दिन में हमने देखा गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही और जो लक्ष्य देते हुए दिखे वो 739 के यानी कि 739 से नए लक्ष्य यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आते हुए दिखे, जो कि मौजूदा भाव से करीब 60% ऊपर है। उनका भरोसा इसलिए बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि जो मैनेजमेंट के बयान आते हुए दिखे उसमें काफ़ी भरोसा आ रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक है वहाँ पे सुधार देखने मिल रहा है, जो कि एसबीआई के लिए काफ़ी अहम फैक्टर है। दूसरी बड़ी बात, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो FY22 के लिए 10% की जो गाइडेंस दी थी वो उन्होंने मेंटेन की है। केवल एक अनिश्चितता है जो कि कोरोना के जो नया वेरिएंट है उसके चलते जो अनिश्चितता है उसके चलते क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन उम्मीद यही है कि 10% के पार क्रेडिट ग्रोथ आ सकता है। तीसरी बड़ी वजह ये जो क्रेडिट ग्रोथ आती हुई दिखेगी उसको रिटेल फैक्टर ग्रो करता हुआ दिखेगा, ये मेजर ड्राइवर रहेगा। और रिटेल ग्रोथ में हम देखेंगे कि डबल डिजिट के आंकड़े देखने मिलेंगे, 14 से 15% तक की ग्रोथ आने वाले समय में देखने मिल सकती है। और अगर जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहती है तो इससे भी ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी मजबूत होती हुई दिख रही है। पिछले 2 महीने में कलेक्शन एफिशिएंसी में काफ़ी सुधार देखने मिला है। और पांचवी बड़ी बात है कि इस बार जो एसबीआई है वो जो टेक्नोलॉजी है उसको रिवैम्प करने की कोशिश करती हुई दिख रही है। योनो पर उनका पूरा फोकस है, जिससे भी आने वाले समय में कस्टमर एक्विजिशन करने में मदद मिलती हुई दिखेगी और अन्य जो सर्विसेज हैं वो बैंक यहाँ पे दे पाएगी। इसी के चलते गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि आने वाले समय में जो बैंक है उसके ROAs अब 1.1% से लेकर 1.2% रह सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर है। और इसी के चलते 739 तक के बड़े लक्ष्य यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। ये नहीं, बाकी जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं उन्होंने भी हाल ही में जो टारगेट्स हैं वो बढ़ा दिए थे। अब देखिए नवंबर में मॉर्गन स्टैनली के 680 तक के टारगेट्स आए थे और अक्टूबर में नॉमरा ने हमने देखा था कि 630 तक के टारगेट्स दिए थे। और इसी के चलते अब जो एसबीआई है उसमें आज हमने शुरुआती तेजी में अच्छी गेन्स आते हुए दिखे। बहुत शुक्रिया देवांशी इस पूरी खबर पर और ज्यादा नंबर्स और डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब आने वाले हैं नवंबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े। कल ये आंकड़े सामने आएंगे। कुशल से समझते हैं जरा क्या इस बार रहने वाला है खास ऑटो बिक्री के आंकड़ों में। बताइए कुशल, क्या खबरें आ रही हैं? तो नवंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े कल आते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है उसमें जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस है वहाँ पर लगातार आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी तमाम अन्य ऑटो सेगमेंट्स के मुकाबले। जहाँ पर तक पैसेंजर व्हीकल्स की बात है तो उसमें टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जबकि मारुति सुजुकी से हम अंडर परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। साथ ही अगर आप 2 व्हीलर्स की बात करें तो त्योहारी मांग होने के बावजूद भी यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही अगर आप
ट्रैक्टर स्पेस को देखें तो वहाँ पर भी आंकड़े जो हैं थोड़े से धीमे साइड पर हम अनुमान करके चल रहे हैं। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स को देखें आप तो यहाँ पर मारुति की जो है अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा रिलेटिवली बाकी अन्य ऑटो पैसेंजर व्हीकल्स कंपनियों के मुकाबले, जहाँ पर 6% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स खासकर डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स में ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट टू व्हीलर स्पेस की जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर दबाव रहा है, तो उसमें हीरो मोटोकॉर्प लार्जली सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है, स्पेशली रूरल प्ले है तो 25% की गिरावट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही अगर आप बजाज ऑटो टीवीएस मोटर्स को देखें तो वहाँ पर 7 से 10%, 12% तक की ही गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड जो है जो कि हायर सेगमेंट की बाइक्स है वहाँ पर 15% की फॉल हमारी अभी तक की टू व्हीलर्स में एक्सपेक्टेशंस है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस है ये लगातार आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है और इस बारी भी नवंबर महीने में हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ पर टाटा मोटर्स जो कमर्शियल व्हीकल की सेगमेंट है वहाँ पर 28% की ग्रोथ रह सकती है, पर वी आयशर मोटर्स का जो ये सेगमेंट है ये क्लियरली आउट परफॉर्मर करता हुआ नजर आएगा, करीब 71% की ग्रोथ यहां पर भी एक्सपेक्टेड है। और अंत में अगर आप ट्रैक्टर्स की बात करें तो यहां पर M&M और स्कॉट्स दोनों ही कंपनियों की 7 से 10% की गिरावट सालाना आधार पर हमारी एक्सपेक्टेशंस है। तो डेफिनेटली अगर आप देखिए तो टू व्हीलर के अंडर परफॉर्मेंस बट कमर्शियल व्हीकल्स अगेन एक आउट परफॉर्मर नवंबर महीने में रह सकता है। कल के बाजार पर क्या रखे स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, देखना ये होगा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से किस तरह की खबरें आती है, ये सबसे बड़ा ट्रेंड डिसाइडर होगा। और साथ ही डाउ फ्यूचर्स जो 500 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, देखते हैं अमेरिका में आज क्या कुछ होता है और कल सुबह डाउ फ्यूचर्स आपको किस तरह का ट्रेड करते हुए दिखते हैं। तो पूरी तरह से भारतीय बाजार दो फैक्टर्स पर निर्भर है, एक कोरोना और उससे जुड़े ग्लोबल मार्केट्स का पूरा एक्शन, और दूसरा आज के सेशन में एफआईज की तरफ से किस तरह के आंकड़े आते हैं। कल वायदा कारोबार में एफआईज ने थोड़ी खरीदारी की थी, ऐसा लगा कि थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर उनका कम हो रहा है और वो आज आपको पहले हाफ में दिखा भी। अब आज के खराब बाजार में भी अगर एफआईज की तरफ से बिकवाली का बड़ा आंकड़ा ना आए तो ये थोड़ी सी राहत देने वाला होगा। तो इन सारे संकेतों के बीच में आज देखना होगा क्या कुछ होता है और उसके दम पर कल बाजारों में एक्शन दिखेगा। अब आइए सपोर्ट देख लीजिए। निफ्टी पर जो सपोर्ट है 16,700 16,800 की रेंज में अब मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 16,275 16,350 ऊपरी रेंज आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग की मानकर चले। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,350 35,500 अगला सपोर्ट रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 36,350 36,500 रुकावट की रेंज रहेगी, जिस पर आपको रखनी है कल के लिए नजर। आइए अब शो में देख लेते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से करते हैं बात। राजेश जी, स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां? स्वाति जी, देखिए जिस तरीके से आज मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिली और हायर साइड पे मार्केट सस्टेन नहीं होते हुए दिखा, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा और यहाँ पे मार्केट में प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिखा, क्योंकि आज 17,000 के नीचे हम क्लोज होते हुए दिखे। तो हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी के थ्रू यहाँ पे कल के सेशन में प्ले करने की सलाह देंगे। बियर पुट स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, जिसमें हम निफ्टी का 17,000 का पुट जो कि आज क्लोज हुआ 108 रुपये को, वो बाय करने की सलाह देंगे और उसके सामने इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए 16,800 का पुट जो कि 50 रुपये में क्लोज हुआ, वो उसको बेचने की सलाह रहेगी। तो इस टोटल कॉस्ट जो स्ट्रेटेजी की आएगी करीब तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी का ब्रेक वो 16,942 के नीचे, जैसे ही मार्केट 16,942 के नीचे अगर ये एक्सपायर करता है तो इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट बनते हुए दिखेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट जो बनेगा वो करीब बनेगा 16,800 के आसपास। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 17,000 के नीचे निफ्टी अब क्लोज हुआ है, तो पुट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होते हुए दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि निफ्टी में और गिरावट बढ़ेगी और बियर पुट स्ट्रेटेजी के थ्रू ये इस डाउन साइड को प्ले करने के लिए हम सजेस्ट करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो अल्केम का स्टॉक हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आज के सेशन में काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स में अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है, तो अल्केम के स्टॉक्स को कल के सेशन में बाय किया जा सकता है। 3670 3700 के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं, तो 3560 के स्टॉप लॉस से अल्केम बाय किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया राजेश जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और विकास जी आपके पास आएंगे और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा स्टॉक लेकर आए आज? बिल्कुल स्वाति, जो आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, स्टॉक का नाम है सोना BLW, जो कि सोना कॉम्स के नाम से सिंबल है, जिस नाम से ये ट्रेड होता है ये स्टॉक।
आज 748 पे बंद हुआ ये स्टॉक। एक लीडिंग ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जिसका फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है। एक जबरदस्त 14,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है जिसके कारण अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। फिर हाल ही में जो टेस्ला ने भारत में 3 ऑटो कंपोनेंट कंपनियों को आइडेंटिफाई किया अपने कंपोनेंट सोर्स करने के लिए, उसमें वन ऑफ द 3 कंपनीज सोना BLW है। मुझे लगता है फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है। बाकी जो नतीजे भी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे आ रहे हैं इसके, और स्टॉक भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 900 रुपए का, तो खरीदारी करने की सलाह है अराउंड 748 750 लेवल्स। सोना BLW में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी की। बहुत शुक्रिया विकास जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।